ग्रीटिंग्स एवरीवन, अंकित दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसकी धन संपत्ति का विभाजन बंटवारा कैसे होगा, कौन कौन से लॉ के प्रोसीजर्स है जो फॉलो करने होंगे, इसमें नॉमिनी का क्या रोल है, लीगल एयर्स कौन होते हैं, इन सभी डिटेल्स के बारे में हमने जानकारी ली थी पिछले वीडियो के अंदर। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर उसको देख लीजिए। तो आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं कि अगर किसी ने LIC की पॉलिसी ले रखी हो और उसकी डेथ हो जाए तो उस कंडीशन में उसका डेथ क्लेम कैसे पास होगा, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं जो फॉलो करने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और वो क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि हमारा जो डेथ क्लेम है वो रिजेक्ट ना हो। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में जो जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है शायद उसके बाद किसी और वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता ना पड़े। डेथ क्लेम का आवेदन करने से पहले आपको ये देखना होगा कि जिस पॉलिसी के अगेंस्ट आप डेथ क्लेम फाइल करने जा रहे हैं क्या वो पॉलिसी एक्टिव भी है, एनफोर्स्ड भी है, वैलिड भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉलिसी के प्रीमियम का पेमेंट ना हुआ हो जिसके चलते पॉलिसी लैप्स कर गई हो और जो जो डेथ बेनिफिट्स आपको मिलने थे अब आप उस कवर से बाहर हो चुके हैं। इस चीज को देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा पॉलिसी का FUP का मतलब फर्स्ट अनपेड प्रीमियम। फर्स्ट अनपेड प्रीमियम यानी वह पहली प्रीमियम की छूटी हुई किस्त, यानी जिस तारीख को पॉलिसी होल्डर को तय समय पे अपनी किस्त को जमा करना था, प्रीमियम जमा करना था, वह किसी कारणवश उस प्रीमियम को जमा करने में असमर्थ रहा जिसके कारण पॉलिसी लैप्स कर गई। अब ऐसा नहीं है कि पॉलिसी फौरन ही लैप्स कर जाती है, आपको 30 डेज का एडिशनल ग्रेस पीरियड भी दिया जाता है जिसके अंदर अगर आपने प्रीमियम की पेमेंट कर दी तो पॉलिसी एज नॉर्मल कंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उस ग्रेस पीरियड की डेडलाइन को भी क्रॉस कर दिया तो पॉलिसी लैप्स स्टेट के अंदर चली जाती है और साथ ही साथ जो जो डेथ बेनिफिट्स उस पॉलिसी के अंदर थे वो सारे के सारे भी खत्म हो जाते हैं। तो FUP पॉलिसी किस तारीख को लैप्स हुई है उस तारीख की आपको जानकारी देता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से किसी की प्रीमियम की ड्यू डेट 1 अप्रैल थी लेकिन किसी कारणवश वो 1 अप्रैल को पेमेंट करने में असमर्थ रहता है। उसके बाद उसको 30 दिन का एडिशनल ग्रेस पीरियड दिया जाएगा जिसके अंदर अगर वो पेमेंट कर देगा तो उसकी पॉलिसी एज नॉर्मल कंटिन्यू रहेगी, यानी 30 दिन का ग्रेस पीरियड करके यानी 1 मई तक अब उसके पास समय है प्रीमियम का भुगतान करने का। लेकिन अगर किसी कारणवश वो 1 मई की भी डेडलाइन को क्रॉस कर देता है, वो ग्रेस पीरियड को भी क्रॉस कर देता है, तब पॉलिसी लैप्स स्टेट के अंदर चली जाएगी और सारा का सारा जो बेनिफिट है उस पॉलिसी का वो खत्म हो जाएगा। इसी के बाद अगर लेट्स से कि 15 मई को पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर नॉमिनी को कोई भी डेथ बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये तो बात है अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई हो, लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर जिंदा हो और अपनी लैप्स्ड पॉलिसी को वापस रिवाइव करना चाहता हो तब भी उसको FUP देखना पड़ेगा। उस कंडीशन के अंदर उसको FUP डेट से लेके करंट डेट तक जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स है प्रीमियम की विद पेनल्टी विद इंटरेस्ट उसको देनी पड़ेगी और पॉलिसी रिवाइव हो जाएगी। जब आप ये चीज सुनिश्चित कर ले कि पॉलिसी आपकी एक्टिव है, इन्फोर्स्ड है, वैलिड है, उसके बाद आपको कुछ चीजें और देखनी पड़ेगी जिसके लिए आपको पॉलिसी बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। तो जो पहली चीज आपको देखने वाली होगी वो है कमेंसमेंट डेट, यानी पॉलिसी कब से चालू हुई। इससे आपको यह पता चलेगा कि जो आवेदन आप देने जा रहे हैं वो अर्ली डेथ क्लेम की श्रेणी में आएगा या फिर नॉन अर्ली डेथ क्लेम की श्रेणी में। अगर पॉलिसी को चालू हुए 3 साल से ज्यादा हो चुका है, यानी कमेंसमेंट डेट से 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो पॉलिसी नॉन अर्ली डेथ क्लेम की श्रेणी में जाएगी। और अगर 3 साल के भीतर भीतर ही पॉलिसी होल्डर की डेथ हो चुकी है तो पॉलिसी का जो डेथ क्लेम का आवेदन है वो अर्ली डेथ क्लेम की श्रेणी के अंदर जाएगा। अर्ली डेथ क्लेम की श्रेणी के अंदर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसकी स्क्रूटनी ज्यादा टाइट होती है और उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, प्रोसीजर्स उसके थोड़े लेंथी होते हैं। उसके इस प्रोसीजर्स के बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। वापस चलते हैं पॉलिसी बॉन्ड के ऊपर। कमेंसमेंट डेट देखने के बाद जो दूसरी चीज आपको देखनी है कि पॉलिसी के अंदर नॉमिनी कौन है, क्योंकि पॉलिसी का जो बेनिफिट है वो नॉमिनी को ही मिलेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि नॉमिनी है कौन। इन केस अगर कोई नॉमिनी नहीं है या नॉमिनी था लेकिन उसकी मृत्यु पॉलिसी होल्डर से पहले हो चुकी है, उस कंडीशन के अंदर जो हमारे इंडिया के सक्सेशन लॉज हैं वो एप्लीकेबल होंगे। इन सक्सेशन लॉज के बारे में हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, आप चाहें तो वो पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। तीसरी चीज जो आपको पता करनी होगी कि पॉलिसी पे कहीं कोई लोन तो नहीं चल रहा था। लोन का भी बहुत असर पड़ता है पॉलिसी के ऊपर, तो ये चीज सुनिश्चित कर ले कि उस पॉलिसी के ऊपर कोई लोन था, हाँ या ना। बस आपको अब LIC को इंफॉर्मेशन देनी होगी कि एप्लीकेशन के जरिए कि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो चुकी है। एप्लीकेशन आपको एड्रेस करनी होगी शाखा प्रबंधक को। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको पॉलिसी होल्डर का नाम, उसकी पॉलिसी का नंबर, उसकी मृत्यु कब हुई, किस समय हुई, क्या स्थान था और आपका क्या संबंध है पॉलिसी होल्डर के साथ, ये सारी जानकारी आपको
देनी होगी। और अंततः आपको ये निवेदन करना होगा एप्लीकेशन के अंदर कि जो भी पॉलिसी का डेथ बेनिफिट है वो मेरे को शीघ्र अतिशीघ्र प्रदान किया जाए। तत्पश्चात ये देख के कि पॉलिसी अर्ली डेथ क्लेम की श्रेणी में है या फिर नॉन अर्ली डेथ क्लेम की श्रेणी के अंदर है, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद एलआईसी आपको कुछ फॉर्म देगी जिसको भर के आपको सबमिट करना पड़ेगा ताकि आपका क्लेम पास हो सके। अगर नॉन अर्ली डेथ क्लेम में तो फिर तो बहुत स्ट्रेट एंड सिंपल एंड फॉरवर्ड है। आपको डेथ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, पैन और आधार कार्ड देना पड़ेगा, पॉलिसी होल्डर का भी और जो क्लेम जो दावा कर रहा है उसका भी। इसके बाद आपको फॉर्म ए सबमिट करना पड़ेगा, पॉलिसी बॉन्ड सबमिट करना पड़ेगा, एनईएफटी के फॉर्म होता है जिसमें कैंसिल चेक, पासबुक की कॉपी ये सबमिट करनी पड़ेगी और 30 दिनों के अंदर सारी चीजों की जांच करके एलआईसी आपके जो डेथ क्लेम है उसको सेटल कर देगी। लेकिन अगर अर्ली डेथ क्लेम हो तो उस कंडीशन में एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है और उनमें क्या क्या है। अर्ली डेथ क्लेम के अंदर जो पहला फॉर्म भर के देना होता है वो है क्लेम फॉर्म ए, संख्या है 3783 ए, दावेदार का बयान। इस फॉर्म के जरिए दावेदार एलआईसी को यह बताता है कि वह कौन है, कहां रहता है, उसका क्या संबंध है पॉलिसी होल्डर के साथ और वो किस हक से दावा कर रहा है पॉलिसी के ऊपर। क्या वो बेनिफिशियरी है, क्या वो लीगल एयर है, क्या वो नॉमिनी है या फिर वो ट्रस्ट है। साथ ही साथ वो ये भी बताता है एलआईसी को कि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, किस स्थान के ऊपर हुई, उसकी क्या आयु थी, उसका स्थान क्या था रहने का, वो क्या व्यवसाय करता था, उसके पिता का क्या नाम था। ये सारी जो बेसिक जानकारी है ये भी साझा करता है एलआईसी के साथ। इसके बाद पॉलिसियों का विवरण देना होता है उसको, यानी पॉलिसी का क्या नंबर था, पॉलिसी का क्या सम इंश्योर्ड था, पॉलिसी कमेंसमेंट डेट यानी वो कब से चालू हुई, क्या उस पॉलिसी के अंदर एक्सीडेंटल राइडर बेनिफिट अवेलेबल था या नहीं था, ये भी उसको जानकारी एलआईसी को देनी होती है। अगर एक पॉलिसी है तो एक, और एक से अधिक है अनेक पॉलिसीज है तो उन सारी पॉलिसीज का विवरण देना होगा। इसके बाद उसको अंत में अपना साइन करना होता है और एज अ विटनेस उसको एक काउंटर साइन करवाना होता है। विटनेस कौन कौन हो सकता है ये भी एलआईसी ने फॉर्म के नीचे दे रखा होता है कि इनमें से किसी को भी आप एज अ विटनेस बना सकते हैं, जैसे कि एडवोकेट हो गए, गैजेट ऑफिसर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, किसी एलआईसी के एजेंट्स हो गए, इनमें से किसी से भी आप काउंटर साइन करवा लीजिए और एज अ विटनेस आप बना के इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा फॉर्म जो अर्ली डेथ क्लेम के अंदर सबमिट करना होता है वो है क्लेम फॉर्म बी, जिसका संख्या है 3784 मेडिकल अटेंडेंस सर्टिफिकेट। इसको वो डॉक्टर भरता है जिसने पॉलिसी होल्डर का इलाज किया हो मृत्यु से पहले। इस फॉर्म के माध्यम से एलआईसी डॉक्टर से पूछती है कि जो मृत व्यक्ति है उसका पूरा नाम बताइए, उसका पता, उसकी आयु, उसके मृत्यु का कारण, उसके मृत्यु का स्थान और समय, और उसकी बॉडी के ऊपर क्या कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स थे, आपका उस मृत व्यक्ति के साथ क्या संबंध था, ये जो जानकारी है इसको साझा कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर डॉक्टर से पूछा जाता है कि आपके अनुसार जो व्यक्ति था उसके मृत्यु का प्रमुख कारण क्या था। आगे ये पूछा जाता है कि इस निष्कर्ष के ऊपर आप कैसे पहुंचे, क्या आपने बॉडी को एग्जामिन किया था उसकी मृत्यु के बाद, या फिर जब वो व्यक्ति आया था वो जिंदा था, जीवित था, उसके सिम्टम्स, उसके लक्षणों को देख के आप ये बता रहे हैं कि ये रहा होगा इस व्यक्ति के मृत्यु का प्रमुख कारण। इसके बाद एलआईसी ये पूछती है कि आपके अनुसार इस व्यक्ति को ये बीमारी कितने समय से थी और आपसे इस बीमारी को लेके उसने पहली बार कंसल्ट कब किया था, वह कब पहली बार आपको इस बीमारी को लेके दिखाने के लिए आया था। एलआईसी ये भी जानने की कोशिश करती है डॉक्टर से कि क्या आपने उस व्यक्ति का पूरा इलाज किया था या फिर कोई और डॉक्टर भी इन्वॉल्व था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर व्यक्ति की आदतों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यक्ति की आदतों के कारण जो इसकी ये बीमारी थी इसने विकराल रूप ले लिया और इसके कारण इसकी मृत्यु हो गई हो। छठे प्रश्न के अंदर एलआईसी डॉक्टर से पूछती है क्या इस बीमारी के साथ या इस बीमारी से पहले कोई और बीमारी थी जो कि मृत्यु का कारण बन सकती है। अगर उत्तर हाँ है तो आप ये बताइए कि वो बीमारी पहली बार कब पकड़ में आई, उसका उपचार किसने किया, और इस बारे में, इस संदर्भ में आपको ये सारी चीजें कैसे पता। 7वें प्रश्न में यह पूछा जाता है कि आपको दिखाने से पहले क्या इस व्यक्ति का इलाज कहीं और, किसी और डॉक्टर के पास या किसी और हॉस्पिटल में चल रहा था। अगर उत्तर हाँ है तो आप उन डॉक्टर का, उस हॉस्पिटल की जानकारी हमारे साथ साझा कीजिए। साथ ही साथ अगर इस केस के अंदर आपने भी किसी डॉक्टर की सलाह ली है तो उस डॉक्टर की भी जानकारी हमारे साथ साझा कीजिए। 8वें प्रश्न में पूछा जाता है कि क्या आप भी परिचारक हैं इस व्यक्ति के, क्या ये इस बीमारी को लेकर आपके पास ही आता था रेगुलरली दिखाने के लिए। 9वें प्रश्न के माध्यम से जानने की कोशिश की जाती है कि आप पिछले 3 साल के अंदर कौन कौन सी बीमारी इस व्यक्ति को हुई और उसका क्या क्या उपचार हुआ, ये सारी की सारी जानकारी साझा की जाए। 10वें प्रश्न के अंदर एलआईसी पूछता है कि क्या कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अगर एक्सीडेंटल वो है तो एफआईआर भी होगी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी होगी। अगर ऐसी कोई रिपोर्ट है तो वो सारी की सारी हमें दीजिए। और इस फॉर्म के आखिरी प्रश्न के अंदर डॉक्टर से पूछा जाता है कि कोई और आदत, कोई और लाइफस्टाइल, कुछ ऐसी चीज जो कि आप हमारे नोटिस के अंदर लेकर आना चाहते हो इस व्यक्ति के बारे में, तो आप बिना किसी संकोच के हमारे साथ वो जानकारी भी साझा कर दीजिए।
बस इसके बाद मेडिकल अटेंडेंट साइन करता है और एज अ विटनेस एक काउंटर साइन करवाता है। अगेन काउंटर साइन कौन कौन कर सकता है, विटनेस कौन कौन हो सकता है, उसकी जानकारी फॉर्म के नीचे एलआईसी ने दे रखी है। काउंटर साइन करवा के, विटनेस के साइन करवा के ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। तीसरा फॉर्म जो अर्ली डेथ क्लेम के अंदर आपको सबमिट करना होता है वो है क्लेम फॉर्म B1, संख्या है 3816, सर्टिफिकेट ऑफ हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। इस फॉर्म के माध्यम से एलआईसी हॉस्पिटल से जानकारी लेती है कि मरने वाले व्यक्ति का पूरा नाम, उसका पता, उसका व्यवसाय, उसकी मृत्यु का कारण, समय, उसकी बॉडी के ऊपर क्या क्या आइडेंटिफिकेशन मार्क्स थे, ये जो बेसिक जानकारी है ये मांग। इसके बाद ये पूछा जाता है कि वह व्यक्ति कब एडमिट हुआ था, क्या उसका इलाज कहीं और भी चल रहा था, क्या किसी डॉक्टर ने उसको रेफर किया था, वो हॉस्पिटल में क्या समस्या लेकर आया था, उस समस्या से वो कितने समय से जूझ रहा था। पेशेंट की हिस्ट्री की जानकारी हमारे साथ साझा कीजिए। ये बताइए कि जो पेशेंट ने हिस्ट्री बताई वो उसने खुद बताई कि उसके बिहाफ पे किसी और ने बताई। अगर किसी और ने उसके बिहाफ पे बताई तो उस व्यक्ति का नाम और उसका क्या संबंध था उस पेशेंट के साथ, ये साझा कीजिए। साथ ही साथ हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में जिसने भी पेशेंट की हिस्ट्री नोट डाउन करी है उस व्यक्ति का नाम हमारे साथ साझा कीजिए। ये भी बताइए कि क्या वो अभी भी हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं। अगर नहीं जुड़ा हुआ तो उस डॉक्टर का करंट एड्रेस क्या है, ये भी हमारे साथ जानकारी साझा कीजिए। इसके बाद आती है कि हॉस्पिटल में क्या डायग्नोसिस हुआ था, क्या इस बीमारी के साथ या इस बीमारी से पहले कोई और बीमारी तो नहीं थी, अगर थी तो उसकी हिस्ट्री क्या थी, वो बीमारी कब डिटेक्ट हुई पहली बार, उसका क्या ट्रीटमेंट हुआ, ये सारी जानकारी मांगती है। फिर सवाल आता है कि हॉस्पिटल से पेशेंट कब डिस्चार्ज हुआ और उसकी क्या कंडीशन थी डिस्चार्ज के समय पे। क्योंकि हमारा डेथ क्लेम है तो जिस दिन जो है ना डेथ होती है उसी दिन डिस्चार्ज अमूमन मिल जाता है और जो कंडीशन रहेगी हमारे सिचुएशन के अंदर वो है डेड। और आखिर में पूछा जाता है कि क्या आपके हॉस्पिटल में इस व्यक्ति का क्या पहले भी कोई इलाज चला था। अगर जवाब हाँ है तो सारी की सारी जानकारी उस इलाज की हमें दीजिए। और बस इसी के साथ ये फॉर्म भी कंप्लीट हो जाता है। चौथा फॉर्म जो कि अर्ली डेथ क्लेम के अंदर आपको सबमिट करना होता है वो है क्लेम फॉर्म C, संख्या रहेगी 3785, पहचान तथा दफनाने या दाह संस्कार का प्रमाण पत्र। यह फॉर्म ऐसे व्यक्ति से भरवाया जाता है जिसका कोई भी संबंध या कोई भी रिश्ता पॉलिसी होल्डर के साथ ना हो, साथ ही साथ उस व्यक्ति से भी ना हो जो कि पॉलिसी के अंदर डेथ बेनिफिट को क्लेम कर रहा है। ऐसे व्यक्ति का दाह संस्कार या दफनाने के समय उस स्थान पर मौजूद होना भी अनिवार्यता है। साथ ही साथ उसे उस व्यक्ति के पार्थिव शरीर को भी देखा होना चाहिए। फॉर्म के जरिए एलआईसी ये पूछती है कि मृतक का पूरा नाम, उसके पिता का नाम, वह मृतक को कितने समय से जानता था, उसका क्या संबंध था उसके साथ, मृत्यु की तिथि क्या थी, समय, स्थान, कारण, बीमारी कितने समय से थी, शरीर पे कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क, मरने वाले की लंबाई, मोटाई, उसकी आयु क्या थी, ये सारी की सारी जानकारी साझा करने के लिए एलआईसी कहता है। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश की जाती है कि उस व्यक्ति ने पॉलिसी होल्डर को आखिरी बार जीवित कब देखा था, क्या वह दाह संस्कार के समय पे उस स्थान के ऊपर मौजूद था और क्या उसने मृतक के पार्थिव शरीर को देखा था दाह संस्कार से पहले। और अंत में यह पूछा जाता है कि क्या उसे इस बात का पूर्व ज्ञान था कि पॉलिसी होल्डर यानी जो मृतक है उसके पास एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी है। बस इसके बाद वह साइन करता है और अगेन उसको एक विटनेस से काउंटर साइन करवाना होता है और इसके साथ क्लेम फॉर्म C आपका पूरा हो जाता है। पांचवा फॉर्म है फॉर्म E, संख्या रहेगी 3787। यह फॉर्म मृतक का एम्प्लॉयर भर के देता है और इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी जानकारी होती है। साथ ही साथ जो मृतक व्यक्ति होता है उसके स्वास्थ्य की जानकारी एम्प्लॉयर देता है एलआईसी को। इन 5 फॉर्मों के अलावा 2 फॉर्म और लगते हैं। पहला फॉर्म है 3788 का जो कि एलआईसी के एजेंट की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है और दूसरा है 3801 जो कि है मृत्यु दावा विमुक्ति पत्र, जहां इस चीज का ब्यौरा होता है कि नॉमिनी को डेथ क्लेम के तौर पे कितना पैसा मिला, किस बैंक अकाउंट में मिला और क्या नॉमिनी जो कार्रवाई की गई है उससे फुल्ली सेटिस्फाइड है या नहीं है। ये सारा का सारा ब्यौरा उस फॉर्म के अंदर भरा होता है और साइन करके और विटनेस लगा के इस फॉर्म को भी आपको सबमिट करना होता है। अगर आप पॉलिसी के अंदर एक्सीडेंटल डेथ को क्लेम कर रहे हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स और एडिशनल आपको देने पड़ते हैं, जो कि है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देनी पड़ेगी आपको, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देनी पड़ेगी। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हो जाते हैं एक्सीडेंटल डेथ केस के अंदर। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान में रखिए कि एक्सीडेंटल डेथ को डिक्लेयर करने के लिए कुछ पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करना होता है, तभी उसको एज अ एक्सीडेंटल डेथ माना जाता है। नहीं तो नॉर्मल डेथ समझ के नॉर्मल डेथ की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा और प्रोसेसेस उसी तरह से फॉलो किए जाएंगे।
आइए देख लेते हैं कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको सेटिस्फाई करने के बाद ही किसी भी डेथ को एज एन एक्सीडेंटल डेथ माना जाता है। वो पैरामीटर्स हैं, मृत्यु अचानक से होनी चाहिए, अनएक्सपेक्टेड होनी चाहिए, इनवॉलेंट्री होनी चाहिए, वो हिंसक रूप में होनी चाहिए, एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा होनी चाहिए और साथ ही साथ उसका जो एविडेंस है वो क्लियरली विजिबल हो। अगर ये सारे पैरामीटर्स मीट करते हैं तभी किसी भी डेथ को एक्सीडेंटल डेथ माना जाता है, नहीं तो उसे एज ए नेचुरल डेथ, उसको नॉर्मल डेथ मान के प्रोसीड किया जाता है। एक चीज और ध्यान देने वाली है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है डिजास्टर के अंदर, उसकी बॉडी नहीं मिलती, तो एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट आपको कम से कम 7 साल का इंतजार करना पड़ता है उस व्यक्ति को प्रिज्यूम डेथ कैटेगरी के अंदर जाने के लिए, तभी आप उसका क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सुसाइड हो, मर्डर हो, फॉरेन के अंदर डेथ हो, तो ये सारे क्लेम्स भी LIC सेटल करती है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को LIC में सबमिट करने के बाद LIC अपनी तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करती है, स्क्रूटनाइज करती है सारी चीजों को, सारे एविडेंस को दोबारा से देखती है, ये जानने की कोशिश करे कि जो आपने कहा है कि क्या वो सच है या नहीं है, या फिर आप कॉर्पोरेशन को, LIC को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, डिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं कि जो आपने जवाब दिया वो सारे के सारे सही है अर्ली डेथ क्लेम के हिसाब से, तो LIC आपका जो डेथ क्लेम है उसको सेटल कर देगी। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपको किसी तरह की कोई परेशानी या आप LIC की कार्रवाई से खुश नहीं हैं, तो आप ग्रीवेंस सेल के अंदर भी जा सकते हैं अपनी कंप्लेंट को लेके। तो जी मेरी तरफ से ये थी LIC के डेथ क्लेम के ऊपर वीडियो। अगर इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए और ऐसी वीडियोस में आगे भी लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए इट्स रैप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।